नमस्कार साथियों, जय नाडिया विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 वन वीक सीरीज आ चुकी है। आप खरीद लीजिएगा। सुपर वन वीक सीरीज आ चुकी है जिसमें बीए फर्स्ट ईयर के लिए मैं आप सभी के बीच में अध्ययन करवाता रहूंगा। भूगोल के भौतिक आधार का फर्स्ट पेपर बीए फर्स्ट ईयर के लिए अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों के साथ में आप सभी के साथ में हमेशा डेली क्लास के साथ में रखता रहूंगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से पहला सवाल है, महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या है? महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या है? महाद्वीपीय महासागर की तली पर महाद्वीपीय मग्न तट और गंभीर सागरीय मैदान के मध्य स्थित तीव्र ढाल संकीर्ण पेटी पाई जाती है, उसे महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। इसका औसत ढाल है वो 5 डिग्री का होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल का औसत ढाल है वो 5 डिग्री तक का होता है, किंतु कई स्थानों पर यह 30 डिग्री तक का पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल सामान्यतः 200 से 2000 मीटर की गहराई वाले स्थानों पर मिलते हैं। ये महाद्वीपीय मग्न ढाल है वो 200 से 2000 मीटर की गहराई वाले भागों पर मिलते हैं। इसका विस्तार समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8.5% भाग पर है। इस महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार है वो समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर फैला हुआ है। इस ढालों पर ढाल की तीव्रता के कारण महासागरीय निक्षेप का प्राय अभाव पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल के सहारे ही महाद्वीप और महासागर के मध्य वास्तविक अलगाव होता है। अगला है डायटम पंख। डायटम पंख क्या है? यह निम्न वायुदाब क्षेत्र यह डायटम जीवों के अवशेष से निर्मित होते हैं। जीवों के अवशेष से निर्मित होते हैं कौन? डायटम। इसमें सिलिका का प्रतिशत 30 से 35 तक पाया जाता है। डायटम जीवों के अवशेषों के द्वारा बनते हैं और इसका निर्माण है डायटम में सिलिका का 30 से 35% भाग पाया जाता है। इसे सूर्य का प्रकाश तीव्रता से नष्ट कर देता है। इसे डायटम पंख को सूर्य का प्रकाश से वो तीव्रता से नष्ट कर देता है। अतः इसका जमाव ठंडे तथा गहरे भागों में मिलता है। यदि इसका डायटम पंख का जमाव समुद्र के ऊपर होगा तो ये नष्ट हो जाएगा तीव्रता से, क्योंकि इसमें सिलिका पाई जाती है और सिलिका पर प्रकाश पड़ता है तो वो नष्ट हो जाती है। 30 से 35% भाग पाया जाता है सिलिका का। इसलिए ये जमीन की गहराई में 600 से 2000 फेदम तक गहरे भागों में मिलता है डायटम पंख। इसका विस्तार दक्षिणी महासागरों में अधिक है। अगला सवाल है, चक्रवातों के प्रकार। चक्रवातों के प्रकार कौन कौन से उसके बारे में लिखना है। निम्न चक्र वायुदाब क्षेत्र जहां बाहर से हवाएं भीतर केंद्र की ओर चक्र काटती चलती है। एक निम्न वायुदाब क्षेत्र जहां पर बाहर से हवाएं भीतर की ओर चक्र काटती है चलती है। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई चलती है। ये चक्रवाती हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ियों चलती है और घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस प्रकार ये चक्रवातों की हवाएं वो चलती है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में ये हवा है वो क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। घड़ी घूमती है ना, उसके हिसाब से ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। स्थिति के अनुसार चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। अयन वर्तों कर्क एवं मकर वर्तों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इनकी गति, आकार तथा मौसम संबंधी तत्वों में पर्याप्त अंतर मिलता है। सामान्यतः इसकी आकृति वर्ताकार होती है जिसका व्यास 50 से 300 मीटर तक पाया जाता है। इन उष्णकटिबंधीय और कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास है वो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी गति साधारणतः 30 से
40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक। इस कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात की गति किस प्रकार, ये हवाएं कितनी तेजी से चलती है उसके बारे में। यह हवाएं सामान्यतः इसकी आकृति गोलाकार होती है और 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसमें इसका व्यास होता है। और यह साधारणतः हवा है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 30 से 40 किलोमीटर से लेकर अधिक से अधिक तीव्र हवाएं कितनी होती है, 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 120 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर इसकी हवाओं की गति है, यानी कि एक घंटे में 120 किलोमीटर तक इस हवाओं की तीव्र गति होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों के ऊपर तीव्र गति से चलते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये वाले, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों के ऊपर अति तीव्रता से चलते हैं, बहुत तीव्र गति से चलते हैं, किंतु स्थलीय भागों पर ये मंद हो जाते हैं। समुद्रों पर कटिबंधीय चक्रवात तीव्र गति से चलते हैं और स्थल भागों पर, जमीन पर ये इसकी गति है वो मंद हो जाती है। ये चक्रवात ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। कौन से कटिबंधीय चक्रवात है वो ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं और अपनी प्रचंड गति एवं तूफानी प्रकृति के कारण अधिक विनाशकारी होता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं और अपनी प्रचंड गति एवं तूफानी प्रकृति के कारण इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तूफानी प्रकृति के कारण अधिक विनाशकारी होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय होते हैं, वो अति विनाशकारी तूफान होते हैं। इन चक्रवातों में प्राय तेज वर्षा होती है। इन चक्रवातों में, कौन से कटिबंधीय चक्रवात में तेज वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों की आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। अंडाकार भी होती है। उष्ण कटिबंधीय में उत्पन्न होने वाला, यानी कि उष्ण कटिबंधीय में कौन सा ये उत्पन्न होता है चक्रवात? कटिबंधीय चक्रवात है वो उष्ण ऋतु में होता है, यानी गर्मी ऋतु में ये उत्पन्न होता है। और इसकी आकृति है वो गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, वेज के समान होती है, जिन्हें सामान्य धिमदाब, अवदाब तथा द्रोणी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दो विपरीत तापमान वाली वायु राशियों में मिलने से होती है। चक्रवात मध्य अक्षांशों 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों पश्चिम पवनों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कहाँ पर चलती है, कैसे चलती है? कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में पश्चिम पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती। कहाँ चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कौन सी हवाएं? कटिबंधीय हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। उष्ण ऋतु में, गर्मी ऋतु में चलती है। इसका वेग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये इसका आकार, इन कटिबंधीय चक्रवातों का आकार गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं हम कि ये उष्णकटिबंधीय सागर है। ये उष्णकटिबंधीय सागर है वो सागरों पर तीव्र गति से चलते हैं और जमीन पर, स्थल पर मंद गति से चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। प्रचंड गति, तूफानी अवस्था के कारण इसे विनाशकारी होते हैं। और ये चक्रवात चलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में प्राय तेज वर्षा होती है। तेज वर्षा के साथ में ये चक्रवात है वो चालू रहते हैं। अगला सवाल आप सभी के बीच में सवाल है, वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। आप सभी भूगोल के विद्यार्थी, आपने 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में इसके बारे में तो अवश्य जानकारी आपको एकत्रित की होगी, पढ़ी होगी, बताई होगी सर ने भी, कि वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार का वायुमंडल होता है, उन सभी के बारे में पढ़ा होगा। तो वायुमंडल को आप लिख तो सकते हैं, लेकिन एक बार 1 वीक सीरीज के अध्ययन के माध्यम से आप बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर का कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। 12वीं के आधार पर आप बीए फर्स्ट ईयर को पास कर सकते हैं, लेकिन परसेंट नहीं बना सकते।
आप कुछ लिख तो सकते हैं, लेकिन उस बीए फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से नहीं लिख सकते। इसलिए आपको एक नज़र में 1 वीक सीरीज को पढ़ लेना अत्यंत जरूरी है। वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायु की कोटि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायु की मोटी परत या आवरण जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है। वायुमंडल के संगठन में अनेक गैसें पाई जाती है, जिसमें अधिकांश भाग नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 9.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% का है। अत्यल्प अनुपात में पाई जाने वाली गैस में हाइड्रोजन बिल्कुल कम है। नियोन, हीलियम, ओजोन आदि प्रमुख है। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त विभिन्न मात्रा में जलवाष्प भी विद्यमान होती है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों, ये गैस हमने पढ़ी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम हाइड्रोजन, नियोन हाइड्रोजन आदि साथ में, इन सभी गैसों के साथ में वायुमंडल में अतिरिक्त भिन्न मात्रा में जल वाष्प भी होती है। बिल्कुल जल भी पाया जाता है वायु में। जलवाष्प भी विद्यमान होता है। ज्वालामुखी उद्गार एवं पवनों एवं आदियों द्वारा छोटे छोटे शेल कण, रेत, धूलि आदि वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं, जो मुख्यतः निचले स्तर में ही विद्यमान होते हैं। वायुमंडल का लगभग 97% भाग भूतल से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, किंतु इसका बाहरी शोर अत्यंत ऊंचा 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। वायुमंडल में अनेक परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे निचली परत सौरमंडल की है। सबसे निचली परत सौरमंडल की है, जिसमें अधिकांश मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल। और इस सौरमंडल में अत्यधिक मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती है, जिसकी ऊंचाई भूतल से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई पर, भूतल से यानी भूमि के तल से 12 किलोमीटर ऊंचे जाते हैं हम, तब ये सौरमंडल की परत आ जाती है और वहां पर मौसमी घटनाएं होती है, जिसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर है। सौरमंडल या फिर परिवर्तन मंडल के बाहर क्रमशः समताप मंडल, सौरमंडल, ये जमीन के 12 किलोमीटर ऊपर जाते ही सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल या फिर इसको मध्य मंडल और ताप मंडल पाए जाते हैं। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल के ऊपर ताप मंडल पाया जाता है। इस प्रकार है। वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से अति अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम आदि गैसें पाई जाती है। और ये भी वायुमंडल के बारे में लिखना है कि ज्वालामुखी उद्गार तथा पवनों एवं आदियों द्वारा छोटे छोटे शेल कण, धूल कण आदि वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं, जो निचले स्तर में विद्यमान रहते हैं। यानी निचला स्तर यानी कि सौरमंडल में विद्यमान धूल कण आदि वगैरह सब कुछ वायु की सहायता से उड़ते हैं, उसको सौरमंडल के नीचे ही रहने दिया जाता है। सौरमंडल के ऊपर वो नहीं जाते। वायुमंडल के लगभग 97% भाग भूतल से लगभग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल का लगभग 97% भाग है वो भूतल से 29 किलोमीटर ऊंचाई तक, भूतल से जमीन से लेकर जमीन से ऊपर की ओर 29 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? वायुमंडल का 96% भाग पाया जाता है। ओके, इसके बारे में ये वायुमंडल के बारे में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 1 वीक सीरीज के माध्यम से आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी सरलता से हो सके इसलिए आपके सामने डेली 1 वीक सीरीज के साथ में उपलब्ध होता रहता हूं। आपके पास अगर सुपर 1 वीक सीरीज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित न्यू एडिशन 2023 का ही है, तो आप वीडियो को सामने रख दीजिए, फोन को अपने, और सामने बैठकर
वन वीक सीरीज में जिस प्रकार ये चौथा सवाल चल रहा है, चौथे सवाल में ध्यान रखिए किस प्रकार क्या सवाल है, आप भी ध्यान रखिए सुपर वन वीक सीरीज में, और अपने स्क्रीन पर भी ध्यान रखिए ताकि आपको ऐसा नहीं है कि आप इसी के लिए पढ़े। वैसे आप इस कॉलेज को छोड़कर पास में कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इससे अधिक समय देख सके, और वीडियो की स्पीड को तेज करके चलाएं ताकि वीडियो 1 घंटे का है तो लगभग 40-45 मिनट में पूरा हो जाएगा, आपकी 20-25 मिनट है वो बच सकती है। टाइम बचाने के लिए ये सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। और है समताप मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की मध्यवर्ती परत जिसका विस्तार भूतल से लगभग 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल ये क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की मध्यवर्ती परत जिसका विस्तार भूतल से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी स्थिति शुभ सीमा और समताप सीमा के मध्य है। भूतल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर, मध्य अक्षांशों पर 10 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर लगभग 16 किलोमीटर पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इस मंडल में तापमान में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन में मंद एवं अल्प मात्रा होती है, किंतु क्षैतिज परिवर्तन उल्लेखनीय मात्रा में पाया जाता है। इसे समताप परत भी कहते हैं, इसे समताप परत के नाम से भी जाना जाता है। समताप परत में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होता है। समताप मंडल में तापमान कितना होता है? 60 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। 60 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में तापमान है वो पाया जाता है। यहाँ वायुदाब भूतल की तुलना में 1 या 1500 रह जाता है, 1/1500 ही रह जाता है। और धूलीकण एवं जलवाष्प का लगभग अभाव पाया जाता है। धूलीकण और जलवाष्प बिल्कुल, समताप मंडल में जलवाष्प और धूल नहीं पाई जाती है। इसका तापमान 60 से 0 डिग्री सेल्सियस होता है और धूलकण बिल्कुल नहीं होते वायुमंडल में। इसमें क्या वो जलवाष्प नहीं पाई जाती है, जो कि वायुमंडल में बिल्कुल जलवाष्प होती है। इस मंडल की ऊंचाई सामान्यतः मौसमी परिवर्तन मौसमी परिवर्तन मिलता है और शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई अधिक होती है। शीत ऋतु में बिल्कुल नीचे होते हैं ये बादल वगैरह सब समताप मंडल, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में वैसे तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण इस समताप मंडल की ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, ऊपर चला जाता है। बिल्कुल बरसात ऋतु में बिल्कुल नीचे आ जाता है समताप मंडल, बिल्कुल धूलकण होते नहीं है, नमी के कारण आ जाता है नीचे। समताप मंडल में मुख्य चीजें क्या क्या है वो बता लेता हूँ एक बार पुनः। समताप मंडल वायुमंडल की मध्यवर्ती परत है जिसका विस्तार भूतल से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल वायुमंडल की मध्यवर्ती परत है जिसका विस्तार भूतल से, पृथ्वी से, इस जमीन से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी शोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य है। इसकी स्थिति ये कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल कहाँ पर स्थित है? शोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य समताप मंडल है वो स्थित है, ये शोभ मंडल, और इसके ऊपर है समताप मंडल। तो शोभ मंडल से लेकर ये समताप मंडल के बीच में पाया जाने वाला, अगर मैं किसी चिट्ठी पे लिखकर समझा देता हूं कि ये किस प्रकार है समताप मंडल। समताप मंडल यूं है कि ये है पृथ्वी के ऊपर ये क्या है? धरातल, और ये है शोभ मंडल, और शोभ मंडल के ऊपर ये आ गया समताप मंडल। शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, तो हम कह सकते हैं कि शोभ मंडल से लेकर समताप मंडल के बीच की दूरी को ही शोभ मंडल के नाम से जाना जाता है।
ये सारा का सारा है। इसमें जो जो भी मटेरियल रहेगा, यहाँ पर जो जो भी मटेरियल रहेगा इन दोनों के बीच में, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो जो मटेरियल रहेगा वो इसके अंदर आएगा, और क्षोभ मंडल से लेकर धरातल इसके मध्य जो मटेरियल है वो क्षोभ मंडल में आएगा। ये बात है। तो समताप मंडल धरातल से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ओके, और अभी मैंने बता दिया क्षोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य का भाग समताप मंडल। ओके, और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, मध्य अक्षांशों पर 10 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर। समताप मंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। धरातल से ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान में वृद्धि होगी, अल्प मात्रा में पाई जाती है इसमें। और इसमें मेन चीज क्या है कि धूलकण इस समताप मंडल में बिल्कुल पाए नहीं जाते, और वाष्पीकरण होता ही नहीं। वाष्पीकरण ये जलवाष्प है वो नहीं पाई जाती, धूलकण नहीं पाए जाते, और परिवर्तनशील मिलता है, मौसम परिवर्तन है, और शीत ऋतु में ये समताप मंडल नीचे होता है और ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चला जाता है। ओके, अगला सवाल, तापक्रम की विलोमता। वायुमंडल में तापमान वितरण की सामान्यतः स्थिति, वायुमंडल में तापमान की सामान्यतः स्थिति अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तापक्रम में विषमता आती है। तापक्रम में विषमता क्या है? जोधपुर 2018, 17 और 16 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है कि तापक्रम की विलोमता क्या है। वायुमंडल में तापमान वितरण की सामान्यतः स्थिति अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती। ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी होना के विपरीत, ये क्या बता रहा है कि धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं, हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होने के विपरीत उत्पन्न विशिष्ट वायुमंडलीय दशा जिसमें तापमान के ऊपर दशा जिसमें निम्न तापमान के ऊपर अधिक तापमान पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होना के विपरीत, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होनी चाहिए, इसके विपरीत उत्पन्न विशिष्ट वायुमंडलीय दशा जिसमें निम्न तापमान ऊपर अधिक पाया जाता है। नीचे तो धरातल पर वैसे नॉर्मल तापमान होता है, लेकिन ऊपर जाते हैं तो अधिक तापमान पाया जाता है, अर्थात तापमान ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई पर जाते हैं हम, तो तापमान घटने के बजाय तापमान घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है, और इस प्रकार तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का क्रम है वो उलट जाता है, जिसे तापमान की विलोमता के नाम से जाना जाता है। आप समझ पा रहे होंगे। ट्रिवार्थ के अनुसार, ये विद्वान है ट्रिवार्थ, इसके अनुसार तापीय विलोमता घाटियों, मध्य अक्षांशों, हिमाच्छादित एवं ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती। तापमान का प्रतिलोपन अस्थायी होता है, जो कि पृथ्वी के धरातल के निकट अथवा ऊंचाई पर कहीं पर भी उत्पन्न नहीं होता है। मेन चीज आपको समझा ली। तापमान में विलोमता, धरातल पर है, नॉर्मल तापमान है, ऊंचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, घटने की बजाय बढ़ेगा, इसे ही तापक्रम विलोमता के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला है वायुमंडलीय या फिर पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। आप सभी जानते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से क्या है। पर्यावरण को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम जिसके द्वारा पर्यावरण, स्थल, जल अथवा वायुमंडल का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित होता है कि वह उसमें रहने वाले जीवों पादपों के लिए अस्वास्थ्यकर, अशुद्ध, असुरक्षित, संकटपूर्ण हो जाता है अथवा होने की संभावना होती है। पर्यावरण प्रदूषण सामान्यतः मनुष्य के इच्छित अथवा अनिच्छित कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों
के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होता है। मनुष्यों, जीवों तथा पादपों के लिए अवांछित अहितकर हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण दो प्रधान वर्गों में रखा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रधान वर्गों में रखा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रधान वर्गों में भी रखा जा सकता है। वो वर्गों से भौतिक प्रदूषण जैसे स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। दूसरा है मानव प्रदूषण जैसे सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, जातीय प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण, आर्थिक प्रदूषण आदि। सामान्य अर्थों में पर्यावरण प्रदूषण का प्रयोग भौतिक प्रदूषण के संदर्भ में किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रयोग भौतिक संदर्भ के रूप में किया जाता है। पर्यावरण को दो प्रधान भागों में, एक तो भौतिक प्रदूषण, जैसे कि अपने आप घटित होता है। स्थल, जल मानव के द्वारा होता तो है लेकिन भौतिक है, पहले से मौजूद था, भौतिक है। और है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि पहले से मौजूद है लेकिन प्रदूषण कौन कर रहा है? मानव। किसके अंदर है? भौतिक प्रदूषण के अंदर। भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और मानव प्रदूषण के अंतर्गत सामाजिक, समाज यानी कि मानवों की बनी है, और राजनीतिक मानवों की बनी है, जातीय मानवों की बनी है। सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, जातीय प्रदूषण, धार्मिक, धर्म किसका है? मानवों का। धार्मिक प्रदूषण, आर्थिक प्रदूषण, पैसे किसके? मानव के। आर्थिक अर्थव्यवस्था किसकी? मानव की। तो आर्थिक प्रदूषण आदि। सामान्य अर्थों में पर्यावरण प्रदूषण का प्रयोग भौतिक प्रदूषण के संदर्भ में किया जाता है। सीधे सीधे तौर पर कहे तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रयोग भौतिक प्रदूषण के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है ऊंच ज्वार। ऊंच ज्वार क्या है? उत्तर इसका आप सभी के सामने 2016 में सवाल पूछा गया था। सागर तल में उच्चतम बाढ़ के साथ, सागर तल में उच्चतम बाढ़ के समय का ज्वार। सागर तल में, सागर का तल है उसमें उच्चतम बाढ़, सागर के तल में उच्चतम बाढ़ आ गई के समय जो ज्वार उत्पन्न होता है, सूर्य तथा चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति से ऊंच ज्वार की उत्पत्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति से ऊंच ज्वार की उत्पत्ति होती है। ओके, अगला सवाल है महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता क्या है? 2016 में सवाल पूछा गया था। किसी जलाशय, महासागर, सागर, झील, नदी आदि के जल में घुले हुए लवण की मात्रा जिसे प्राय कुछ जल के प्रति 1000वें भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी जलाशय के जल में घुले हुए लवण की मात्रा, किसी जलाशय, सागर व महासागर, किसी जलाशय के जल में घुले हुए लवण की मात्रा जिसे कुल जल के प्रति 1000वें भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल के भार 1000वें भाग में व्यक्त किया जाता है, उसे महासागरीय लवणता कहते हैं। जल के भार और उसमें मिश्रित लवणीय पदार्थ के अनुपात को लवणता या खारापन कहते हैं। जल के भार, जल का भार और उसमें मिश्रित लवणीय पदार्थों के अनुपात को लवणता या फिर खारापन कहते हैं। महासागरों, सागरों तथा कुछ झीलों में लवणता अधिक होने के कारण, महासागरों, सागरों और कुछ झीलों में लवणता अधिक होने के कारण जल खारा होता है, और नदियों के जल में लवणता अत्यंत कम होने के कारण ये मीठा होता है। और नदियों के जल में लवण की मात्रा कम होगी तो वह मीठा होगा या फिर अलवणीय होगा। महासागरीय जल में लवणता का औसत 35% होता है। महासागर में यानी सबसे अधिक 35% होता है, लेकिन कुछ सागरों में इसकी मात्रा 30-40 के मध्य पाई जाती है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवण में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड NaCl, सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77.8% और मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा 10.9% और अन्य लवण मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम महत्वपूर्ण। कौन कौन से महत्वपूर्ण है? जल को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट आदि महत्वपूर्ण है। विभिन्न सागरों एवं झीलों तथा महासागरों
के विभिन्न भागों में लवणता की मात्रा उल्लेखनीय भिन्नता है। इसके उत्तरदायी कारकों में वर्षा का जल आपूर्ति, वाष्पीकरण की मात्रा, जल की आपूर्ति एवं निष्कासन, महासागरीय धाराएं, प्रचलित पवन के हिसाब से प्रमुख है। अगला सवाल है 10वां सवाल, महादेशीय संचलन क्या है? 2016 में पूछा गया सवाल है। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले भूपटलीय संचलन। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण बड़े पैमाने पर होने वाला भूपटलीय संचलन, जिसके द्वारा महाद्वीपीय भाग में उत्थान अथवा घुसा होता है, इसे महादेशीय संचलन कहा जाता है। कहते हैं महादेशीय संचलन दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन से संपूर्ण महाद्वीप या उसका कोई भाग ऊपर उठ जाता है। क्या बता रहा है कि महादेशीय संचलन क्या होता है? महादेशीय संचलन पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले भूपटलीय संचलन, जिसे महाद्वीपीय भाग में उत्थान या दशा होता है, महादेशीय संचलन कहते हैं। महादेशीय संचलन दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी संचलन और अधोमुखी। ऊपरी ऊपर अधो एक नीचे संचलन होता है। ऊपरी मुखी संचलन में संपूर्ण महाद्वीप या कोई भाग ऊपर उठ जाता है। ऊपरी मुखी संचलन में कोई भाग है वो महासागर है वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन और महाद्वीप के किनारे जलमग्न भूमि सागरीय जल में से बाहर निकल जाती है, स्थल का विस्तार हो जाता है। अधोमुखी संचलन के कारण संपूर्ण महाद्वीप उसका कुछ भाग नीचे दस जाता है। इससे महाद्वीप के आंतरिक भाग में आंतरिक सागर, झीलें, गर्त आदि निर्मित होते हैं। सागर के निकटवर्ती भाग जलमग्न हो जाते हैं। खाड़ियों, महाद्वीप मग्न तटों, गेचुरी आदि की रचना होती है। काला सागर, भूमध्य सागर की उत्पत्ति अधोमुखी महादेशीय संचलन के द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगला सवाल फिलामेंट अगली क्लास में रहेगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलता हूँ। टाइम हो चुका है, आधे घंटे का टाइम रहता है, टाइम हो चुका है। एक आधे घंटे की क्लास में 10 प्रश्न करते हैं हम, अगली क्लास में 10 प्रश्न और करेंगे। इसी प्रकार आप भी जुड़ते जाइए, देखते जाइए, अंत तक वीडियो के बने रहिए, तो ही आपको क्लास समझ में आएगी। सुपर 1 वीक सीरीज के साथ में मैं हमेशा आप सभी के सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका साथ बना रहेगा सतीश।